हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। यानी इस अब हम समझते हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर एनर्जी कैसे आई और न्यूक्लियर एनर्जी क्यों ज़रूरी है। देखा होगा आपने कि अब आजकल जो है क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। तो क्लीन एनर्जी सोर्स में यानी जो साफ ऊर्जा का जो एक सोर्स है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी बात कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, क्या इसके पीछे की साइंस होती है, ये तो हमारा फिजिक्स की बात हो गई। लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोग्राम है, राइट, उसको लेकर हम बात करेंगे कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ पर है, कौन से पावर हाउसेस हैं और पीछे क्या कहानी रही है न्यूक्लियर एनर्जी की। राइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज पॉपुलरली कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। तो जो परमाणु ऊर्जा है उसको हम जो है परमाणु, हिंदी में तो इसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं, लेकिन इसे न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा के साथ साथ इसको परमाणु ऊर्जा से भी कहा जाता है। यह आइंस्टाइन की जो एक इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने, मास एनर्जी कन्वर्जेशन रिएक्शन इक्वेशन, यानी आइंस्टाइन के सूत्र के अनुसार द्रव्यमान की ऊर्जा में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। यानी एनर्जी किससे निकलती है? मास जब टूटता है, जब मास टूटता है तो उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ई जो है एनर्जी को बताता है, एम मतलब मास द्रव्यमान, और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट को बताता है। द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ एनी मटेरियल इनटू एनर्जी वुड बी, अगर एक जो केजी का मटेरियल है, अगर आप उसको ऊर्जा में परिवर्तित करें तो कितनी ऊर्जा का उत्पन्न होती है? उससे ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी? 9 इंटू 10 रेस की पावर 16 जूल, 9 इंटू 10 पावर 16 जूल की जो एनर्जी है निकलेगी। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस पोजेस न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु का संभाव्य ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा को धारण करते हैं। When a radioactive material decays, proton and neutron are pulled into arrangements in which they are more tightly bound to one another and nuclear energy released in the form of heat. जब एक रेडियोथर्मिक पदार्थ क्षय होता है यानी टूटता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसी व्यवस्थाओं में खिंच जाते हैं जिनमें से वो एक दूसरे से अधिक कसकर बंधे होते हैं, और जो पूर्ण परमाणु ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में छोड़ी जाती है, यानी थर्मल एनर्जी के जो है रूप में निकल जाती है। अब जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये दो तरीके का प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फिजन और फ्यूजन क्या होता है इसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, तो फिजन और फ्यूजन को लेकर अब हम बात करते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होगा ये तो देखो, अब हम जो है इसके बारे में ज़्यादा बात हम करेंगे फिजिक्स में, लेकिन साइंस एंड टेक में अब इसका जो है इंडिया के अंदर किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी रही, इसकी किस तरीके की बातें हुई, उनको लेकर जो है हम बात कर लेते हैं। In India, the nuclear energy development began with an objective of improving the quality of life of the people and self-reliance in meeting their energy need. तो जो भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास का जो उद्देश्य था वो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा करना था। यानी हमें किसी और पे निर्भर ना होना पड़े उनकी ऊर्जा को जो है पूरा करने के लिए। India's nuclear research program has consistently proceeded indigenously to explore the possibilities of tapping nuclear energy for the purpose of power generation as well as developing the nuclear deterrence। यानी भारत को परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम निरंतर रूप से क्या था, स्वदेशी रूप से आगे बढ़ा है ताकि विद्युत उत्पादन के उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं का अन्वेषण किया जा सके और परमाणु निरोधक विकसित किए जा सकें। Indigenous technologies developed by very able and dedicated scientists and engineers in the areas of fuel reprocessing and enrichment, nuclear power generation, production of radioisotopes, and development of missile technology represent a whole spectrum of activities under the nuclear research program of India। अब nuclear research program of India के अंदर क्या आता है? तो ईंधन पुनः प्रसंस्करण और समृद्धीकरण, परमाणु विद्युत उत्पादन, रेडियो आइसोटोप का उत्पादन और मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्रों में
बहुत सक्षम और समर्पित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भारत के परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम के तहत गतिविधियों को पूरी विस्तृत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था वो भारत में कब बना? एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1948। एटॉमिक कमीशन की बात करें, राइट, एटॉमिक कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है। तो देखो, अब जैसे हमारे पास स्पेस के लिए रेगुलेटरी बॉडी थी, जैसे आपने पढ़ा होगा स्पेस, ठीक है। तो जब आपने स्पेस के बारे में जानकारी पता करी और स्पेस के बारे में कमीशन बना, स्पेस प्रोग्राम बना, तो ऐसी ही एटॉमिक एनर्जी को लेकर भारत में अगस्त 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद। Under the Atomic Energy Act to establish atomic energy program in the country, one of the first tasks of the commission was to explore the availability of raw material resources within the country. तो भारत के अंदर, अपने देश के अंदर यह कमीशन जिस उद्देश्य से बना था कि हमें क्या करना है कि भारत में जो ऊर्जा है, एटॉमिक परमाणु ऊर्जा लेके तो आनी, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक्सप्लोर करना है कि क्या हमारी जो धरती है, हमारी जो जितना भी हमारे पास जो उस टाइम भारत का अभी भी जो हमारे पास ज़मीन है, तो क्या उसमें रॉ मटेरियल है, क्या उसमें कच्चे माल के संसाधन उपलब्ध का अन्वेषण करना था। तो यानी क्या था कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत देश में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्थापित करने के लिए गठित किया था। आयोग का पहला कार्य देश के भीतर कच्चे माल के संसाधनों की उपलब्धता का अन्वेषण करना था। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है अगस्त 1954 में तैयार हुआ। ठीक है, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब शुरू हुआ? अगस्त 1954। ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और ये किसके अंडर आता है? डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर। याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ जो है एटॉमिक एनर्जी, ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय है भारत, इसका मुख्यालय है मुंबई में, और ये सीधा भारत के प्रधानमंत्री के सीधे अधीन में है। तो ये इसके अंदर, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, ये सीधा का सीधा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। द पायनियर लीडर ऑफ एटॉमिक, पायनियर लीडर कौन थे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया? वाज होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा। तो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत को परमाणु ऊर्जा या परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए, होमी जहांगीर भाभा, है ना। और उसमें जैसे विक्रम साराभाई थे स्पेस प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसे ही एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा अगर नाम या सबसे बड़ा जो योगदान जाता है वो होमी जहांगीर भाभा, और इनके नाम पर जो है एक एटॉमिक सेंटर है, भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसे बोलते हैं। ठीक है। A towering personality and internationally acclaimed scientist who conceived three-stage nuclear power program for the country for efficient exploitation of available resources unique to India. तो क्या इनका था, इनका उद्देश्य? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पायनियर नेता होमी जे भाभा, ये साइंटिस्ट थे जो एक ऊंचाई वाले व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्ध संसाधनों के कुल कौशल शोषण के लिए देश के लिए एक 3 चरण वाले परमाणु द्वितीय कार्यक्रम की कल्पना की थी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज बीन इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या करती है? न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी तैयार करती है। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में किस तरीके से इसका योगदान हो सकता है? ऊर्जा के साथ साथ मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और बेसिक रिसर्च, और इसके ऊपर रिसर्च जो है करी जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कृषि, चिकित्सा और उद्योग और मूल संसाधनों के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है और परमाणु विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास में सक्रिय रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे उल्लिखित है। कौन से कार्यक्रम?
पहले एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, तो पहले हमें जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया। कब बनाया गया? नवंबर 1983 में। तो ये जो पहला एटॉमिक रेगुलेटरी जो बॉडी था ये बनाया गया 1983 में, और इसके उद्देश्य था कि जो रेगुलेटरी और सेफ्टी फंक्शंस देखना एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के अंदर। ठीक है, और क्या इंश्योर करना, क्या सुनिश्चित करना, दैट जो यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कॉज एनी रिस्क टू हेल्थ ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो जो भी हम परमाणु का जो उपयोग कर रहे हैं, अब आयनक्रिय विकिरण कर रहे हैं, उससे किसी भी प्रकार का जोखिम पर्यावरण और हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति ना बने, ये इनके क्या था, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, चलिए अब आता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जो ट्रॉम्बे यानी मुंबई के अंदर है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इनका ना, इस जो अनुसंधान केंद्र है इसका नाम भाभा जहांगीर है ना, होमी जे भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है जो त्रॉम्बे यानी बॉम्बे में स्थित है। बार्क कोर मैंडेट इज टू सस्टेन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्राइमरली फॉर पावर जनरेशन। और बार्क का उद्देश्य क्या है? बार्क का मुख्य उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों को बनाए रखना। और बार्क इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, और ये क्या मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, बहु अनुसंधान केंद्र है। Extensive infrastructure for the advanced research or development covering the entire spectrum basic of science, nuclear science, engineering and related peripheral areas। तो बार्क क्या है? एक बहु अनुसंधान केंद्र है जिसमें उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक आधारभूत विज्ञान, परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित परिधि क्षेत्रों के विस्तृत संरचना है। भावाट्रॉन इज द इंडिजीनियस मशीन डेवलप्ड बाय बार्क फॉर कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो एक भावाट्रॉन जो है बार्क ने द्वारा विकसित की गई एक स्वदेशी यंत्र है जो कैंसर का निदान और उपचार के लिए बनाई गई। फॉर इम्प्रूव रेडिएशन सेफ्टी, अ यूनिक फीचर ऑफ भावाट्रॉन इज फुली क्लोजेबल collimator in the case of an emergency, and collimator get closed automatically ensuring safety। तो बेहतर विकिरण सुरक्षा के लिए जो भावाट्रॉन की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि पूरी तरह से बंद होने वाला कोलिमेटर आपातकालीन स्थिति में कोलिमेटर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है, जो कि सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब आता है IGCR और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। ठीक, इज द सेकंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ DAE नेक्स्ट टू BRC। यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा केंद्र है वो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। और ये कब इसको संगठित करा गया, कब इसे बनाया गया? इट वॉज सेटअप एट कलपक्कम साउथ ऑफ चेन्नई। तो साउथ चेन्नई में, दक्षिण चेन्नई में कलपक्कम एक जगह है, वहां पर इसे बनाया गया। Its main objective is to conduct board-based multidisciplinary program of scientific research and advanced engineering directed towards the development of sodium-cooled fast breeder reactor technology in India। इसका उद्देश्य भी क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सोडियम शीतलित त्वरित प्रजनक रिएक्टर प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान और उन्नत इंजीनियरिंग का व्यापक आधारित बहु अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करवाना। फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बेस्ड ऑन यूनिक मिक्स्ड प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड फ्यूल, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, एंड कामिनी रिएक्टर, the only operating reactor in the world using U-233 फ्यूल। तो कामिनी जो रिएक्टर है ना, वो दुनिया में एक इकलौता रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 फ्यूल पर काम करता है, जो किसके द्वारा बनाया गया? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के द्वारा बनाया गया। विश्व में अपनी प्रकार का पहला त्वरित प्रजनक परीक्षण रिएक्टर जो आदित्य मिश्रित प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड के ईंधन पर आधारित है, फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर है। और जो कामिनी रिएक्टर है वो विश्व में पहला रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 के उपयोग को जो है काम करता है, एकमात्र संचालन रिएक्टर, जिसको
जिन दोनों को किसने बनाया? आईजीसीआर के द्वारा दोनों निर्मित किए गए। राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, आर आर सी ए टी, आर आर कैट, ये क्या है? established at इंदौर 1984, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में, ये 1984 में इसको जो है एस्टेब्लिश करा गया। engaged in research and development in non-nuclear frontline research areas of lasers, particle accelerator and related technologies। लेजर, कण त्वरण और संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर परमाणु अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का सक्रिय है। It was established by Department of Atomic Energy to expand the activities carried out Bhabha Atomic Research Center into frontline areas of science and technology, यानी लेजर और एक्सेलेटर। इसका उद्देश्य था कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसकी जो गतिविधियां है उसको विस्तार करना है ना, विस्तारित करने के लिए स्थापित किया गया था। विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की दो अग्रणी क्षेत्र यानी लेजर और त्वरणक यानी एक्सेलरेटर के तौर पे इसको जो है बनाया गया। अगला आता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल। ये एक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत भारत सरकार की परियोजनाओं और कार्यक्रम को पालन करते हुए विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु विद्युत स्थानों का संचालन करने के लिए उद्देश्य से एक सार्वजनिक समिति कंपनी रूप में पंजीकृत किया गया। यानी नॉन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि जितने भी एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, यानी जहाँ से जो परमाणु पावर स्टेशन है वहाँ उनको जो है ऑपरेट करना, ठीक है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पहले तो ये सरकारी कंपनी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑपरेट संचालन करना किसका? एटॉमिक पावर स्टेशंस का, जो परमाणु ऊर्जा के जो स्टेशन है वहाँ से जो जहाँ बिजली पैदा होती है उनको स्कीम्स और प्रोग्राम्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है लाई गई और ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत इसको बनाया गया। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, a full-fledged central government undertaking since 1963 under the administrative control of DAE। तो DAE के अंदर आता है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय दुर्लभ पृथ्वी लिमिटेड। और इसका जो कार्य क्या है, केंद्र सरकार के उपक्रम है ये आरईएल के बीच संद मिनरलों की खनन और विभाजन में सक्रिय है, जो च्वारा और अलुवा यानी केरल और मनुलकुरिची तमिलनाडु और मोनाजाइट आयसक से थोरियम की वसूली करने के लिए नेतृत्व है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये माइनिंग करता है, सेपरेशन ऑफ बीच सैंड मटेरियल्स लीडिंग टू द रिकवरी ऑफ थोरियम। थोरियम कहाँ से लेता है? ये थोरियम फ्रॉम दी ओर ऑफ मोनाजाइट। तो थोरियम कौन सी? मोनाजाइट की ओर से मिलता है, जो चावरा और अलुवा केरला में है और मनवाला कुरिची कहाँ पर? तमिलनाडु में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। ये कब बनाया गया? 1967 में बनाया गया। ये भी पब्लिक सेक्टर जो है इंटरप्राइज है, ठीक है। यूसीआईएल फोर फ्रंट फूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ यूरेनियम फॉर दी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये क्या कार्य करती है? तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। यूसीआईएल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की यूरेनियम आवश्यकता को पूरा करने में अग्रणी है। लास्ट, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भविनी, ठीक है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, हुली ओन एंटरप्राइज बाय गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और इसको कब लाया गया? 2003 में इसको लाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? कंस्ट्रक्टिंग कमीशन द फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट 500 मेगावाट फास्ट बीट रिएक्टर, कहाँ पर? कलपक्कम में। तो ये प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 2003 में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य कलपक्कम, जो कलपक्कम तमिलनाडु में है, उसमें पहला स्वदेशी निर्मित 500 मेगावाट तीव्रित प्रजनन रिएक्टर, यानी इससे 500 मेगावाट की एनर्जी जो है वहां से निकलती है। कहाँ पर? कलपक्कम में। ये पहला स्वदेशी, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हैवी वाटर बोर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डीएई
प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर। तो ये जो हैवी वाटर बोर्ड है इसमें हैवी वाटर बनता है जो कि कूलेंट के काम आता है। रिएक्टर के अंदर उसको ठंडा रखने के लिए नॉर्मल पानी नहीं इस्तेमाल होता, कूलेंट के तहत हैवी वाटर काम आता है, डिटोरियम ऑक्साइड, D2O जिसे हम बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर, जो कि मॉडरेटर के तौर पे, नियामक के तौर पे और शीतलक के तौर पे जो है न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु ऊर्जा के उपयोग में कार्य करता है। हैवी वाटर को डीएई द्वारा परमाणु विद्युत उत्पादन के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों में नियामक और शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले हैवी वाटर डिटोरियम ऑक्साइड के उत्पादन के लिए गठित किया गया था। HWB ने दो रासायनिक आदान प्रदान प्रक्रियाओं का उपयोग करके जटिल उत्पादन प्रौद्योगिकी को समझा है और यह दुनिया के सबसे बड़े हैवी वाटर के निर्माताओं में से एक है। तो दुनिया में सबसे बड़े हैवी वाटर में से जो है अपना हैवी वाटर बोर्ड है और यह इसका जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह देश के कई हैवी वाटर उत्पादक संयंत्रों को सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। तो यानी ऑपरेटिंग सेवरल हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट इन द कंट्री। अब आता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। कब बनाया गया? 1971 में। मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट डीआई की एक सबसे बड़ी यूनिट है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक यूनिट है। Complex is responsible for manufacturing and supply of nuclear fuel bundles and reactor core component for the nuclear power reactor operating in India। तो यह है, इसका कार्य क्या है? यह संयंत्र भारत में संचालित सभी परमाणु विद्युत रिएक्टरों के लिए परमाणु ईंधन बंडल और रिएक्टर कोर के घटकों का निर्माण और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। NFE is a unique facility where natural and enriched uranium fuel, zirconium alloy cladding reactor core component are manufactured under one roof starting from the raw material। तो एनएफसी एक अद्वितीय सुविधा है जहां पर प्राकृतिक और समृद्ध यूरेनियम ईंधन के जैक्रोनियम मिश्रित धातु क्लोडिंग और रिएक्टर कोर घटक कच्चे माल से शुरू होकर एक ही छत के नीचे निर्मित हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये 1989 में बनाया गया इंडिपेंडेंट यूनिट है और किसकी? डीए की, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ आइसोटोप ग्रुप एट बार्क। इसका मेजर, इट इज अ मेजर लोकेटेड इन, कहाँ पर है? निमास, दिल्ली के अंदर। प्रोवाइड रेडिएशन प्रोसेसिंग, आइसोटोप एप्लीकेशन एंड रेडियो एनालिटिकल सर्विस। तो इसकी प्रमुख शाखा निमास दिल्ली में स्थित है और यह विकिरण प्रसंस्करण, आइसोटोप अनुप्रयोग और रेडियो विश्लेषण सेवाएं प्रदान करती है। ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर is a complex system that contains and controls sustained nuclear chain reaction of generating power, electricity, moving aircraft carriers and submarines, producing medical isotopes, imaging cancer treatment and conducting research। अब क्या है? परमाणु रिएक्टर एक जटिल प्रणाली है जिसमें बिजली पैदा करना, विमान वाहक पनडुब्बियां और स्थानांतरित करने के लिए इमेजिंग, कैंसर उपचार और चिकित्सीय आइसोटोप का उत्पादन करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। कैसे काम करता है? ये सब फिजिक्स की बातें हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर आर हैवी एंड वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बड़े होते हैं और बहुत महंगे डिवाइस होते हैं। इनको मेंटेन करना, रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ए स्टडी फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन जनरेटेड बाय फ्यूजन एंड हैवी न्यूक्लियस। ठीक है। यूएसएसआर में एक आपको घटना बताता हूँ। एक यूक्रेन के अंदर ही एक जगह है, ये 1980s की बात है। तो यूएसएसआर का एक रिएक्टर था, चेरनोबिल शहर है उसी के पास। वह रिएक्टर में कोई उस वक्त रात को एक टेस्ट चल रहा था। टेस्ट में क्या हुआ? न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया और न्यूक्लियर रिएक्टर फटने की वजह से तो जितना भी उसका मटेरियल था वो बाहर निकलने के गिर गया। उसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे और वह एरिया पूरा का पूरा खाली करवाना पड़ा, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है या जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं वह इंसान के शरीर में कैंसर पैदा कर देती है। राइट।
तो इसी और कैंसर के साथ साथ वो जो आपके जो बॉडी के पार्ट है उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वहां पर चेरनोबिल हादसा दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक है न्यूक्लियर हादसों को लेकर। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है चेरनोबिल के ऊपर, उसको देखिएगा, वहां से आपको और क्लियरिटी मिलेगी। न्यूक्लियर रिएक्टर आर इधर रिसर्च रिएक्टर और पावर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो परमाणु रिएक्टर भारी और बहुत महंगे उपकरण है जो श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो बाहरी नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न न्यूट्रॉन के स्थिर प्रवाह को उत्पादन करते हैं। परमाणु रिएक्टर या तो अनुसंधान रिएक्टर या बिजली रिएक्टर हैं। उसके साथ साथ research reactor are operated at universities and research center to generate neutrons for multiple purpose, including producing radiopharmaceutical for medical diagnosis and therapy, testing materials and conducting basic research. Whereas तो जो परमाणु रिएक्टर या तो अनुसंधान रिएक्टर या बिजली रिएक्टर है, जो अनुसंधान रिएक्टरों के लिए कई उद्देश्यों के लिए है। न्यूट्रॉन उत्पन्न करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में संचालित किया जाता है, जिसमें चिकित्सा निदान और चिकित्सा के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन, परीक्षण सामग्री और बुनियादी अनुसंधान करना शामिल है। वेरएस पावर रिएक्टर आर यूजुअली फाउंड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और जो पावर रिएक्टर है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मिलते हैं। बिजली रिएक्टर आमतौर पर परमाणु और ऊर्जा संतरण और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए, गर्मी उत्पन्न करने के लिए पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हीट। देखो, जो पावर बन रही है ना, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए बन रही है, पानी को गर्म करना है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ये बर्तन ले लीजिए और एक ये बर्तन ले लीजिए। यहाँ पर मैंने ईंधन के सोर्स में कोल लगा दिया और यहाँ ईंधन के सोर्स में मैंने न्यूक्लियर लगा दिया। यहाँ से पानी गर्म भाप बना, इन भापों को पाइपों में कर लिया जाता है और यहाँ पर एक टरबाइन की शाफ्ट होती है, इसको दोबारा लेके दोबारा यहाँ भेज देंगे। और ये जो टरबाइन की शाफ्ट है, इस शाफ्ट को ही घुमाना होता है। ठीक है, चाहे तो आप पानी को आप कोल से गर्म कर लो, चाहे पानी को आप न्यूक्लियर एनर्जी से गर्म कर लो, आपको घुमाना तो टरबाइन का शाफ्ट ही है, क्योंकि वहां से मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल ऊर्जा जो है विद्युत में यानी इलेक्ट्रिकल में बदलेगी। अब यहाँ पीछे जो सवाल आता है, न्यूक्लियर क्यों? एक तो कोल की तुलना में न्यूक्लियर अधिक एनर्जी देता है, दूसरा कोल की तुलना में अधिक एनर्जी देता है, और दूसरा इसका रीजन है कि यह प्रदूषण किसी भी प्रकार का नहीं करता। तो यहाँ से पानी गर्म होता है, पानी गर्म से पानी को भाप में बदल दिया जाता है और फिर उससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो इसमें फ्यूल डलता है, फ्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और फ्यूल सबसे मुख्य हिस्सा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। और इसमें कौन सा फ्यूल होता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233, और प्लूटोनियम 239, थोरियम एज अ कॉमनली रिएक्टर। तो रिएक्टर में कौन से पार्ट होते हैं? ईंधन क्या होता है? टू 33, प्लूटोनियम 239 और थोरियम। ये जो भी मैं यहाँ पर ईंधन लिख रहा हूँ, यह सारे जो ईंधन है, ये सारे रेडियो धार्मिक है, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना। ये टूटते हैं, इनमें विखंडन होता है, ये टूटने की प्रक्रिया होती है इनके अंदर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉडरेटर, है ना। अब जो होता है मॉडरेटर, और मॉडरेटर क्या होता है? Moderator or coolant is increase the power of reactor by causing fast neutron that are released during nuclear fusion to lose energy and become thermal neutron, commonly used to moderator and heavy water graphite beryllium liquid sodium। देखो,
अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर ना यूज किया जाए तो उससे होगा ये कि जो ऊर्जा बन रही है उस पर कंट्रोल नहीं होगा। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एक समय के लिए ऊर्जा इतनी बन जाएगी कि न्यूक्लियर रिएक्टर फट सकता है, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तब ये एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। समझ रहे हैं आप? न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बॉम्ब में बस इतना ही अंतर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए मैं वो चेरनोबिल का जो है मैंने बताया आपको कि एक स्टेज ये आ गई थी कि चेरनोबिल के पास इतनी एनर्जी बनी कि वह कंट्रोल रोड्स के द्वारा भी जो है संभाली नहीं हुई, जिससे वो फट गया। तो मॉडरेटर परमाणु विखंडन के दौरान ऊर्जा खोने और थर्मल न्यूट्रॉन बनाने के लिए तेजी से न्यूट्रॉन जारी करके रिएक्टर को शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडरेटर भारी पानी, ग्रेफाइट, बेरिलियम, तरल सोडियम आदि होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शील्ड, प्रोटेक्टर। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको कवर किससे करा जाता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं इनको बड़ी मोटी, बहुत मोटी जो परत होती है, कंक्रीट की जो परत होती है, जो लेड से बनी होती है, इनसाइड टू प्रोटेक्ट द पोरस कंक्रीट फ्रॉम द कूलेंट इनसाइड। तो जो परमाणु रिएक्टर के अंदर की तरफ शीशे की यानी लेड की मोटी कंक्रीट ढाल के साथ स्तरित किया जाता है ताकि अंदर से शीतलक से झरझरा कंक्रीट की रक्षा की जा सके। दिस शील्ड इज नीड टू स्टॉप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज। तो इसमें से बहुत अलग अलग तरीके की जो रेज होती हैं उनको निकलने से रोका जाता है, जिससे जो है इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का जो है नुकसान ना करे। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज ये सब निकलती हैं, उनको रोका जाता है इस शील्ड के द्वारा। अगर अल्फा बीटा गामा निकलने लगी तो जो गामा रेज होती है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती है, वो एकदम जो है पेनिट्रेट करके निकलती हैं। अगर वो मनुष्य के शरीर में जाएंगी तो उससे उसको कैंसर और जो है कैंसर जैसी जो है खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगला बढ़ते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर इज यूज टू न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल मॉडरेट एंड स्पीड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब जो ये कंट्रोलर होता है, निरंतर का उपयोग परमाणु रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया और गति के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और यह बोरॉन और कैडमिनियम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बोरॉन और कैडमियम से ये बने होते हैं। अब इंडिया के अंदर कौन से रिसर्च रिएक्टर है, कितने पावर रिएक्टर है, उन सबको लेकर अब हम बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक न्यूक्लियर रिएक्टर आप समझ गए, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, रिसर्च प्रोग्राम समझ गए। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की और रिसर्च रिएक्टर की। अप्सरा वाज द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर बिल्ड इन इंडिया। तो भारत में पहला रिसर्च रिएक्टर कौन बना? अप्सरा। इट वाज आल्सो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, और ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था। सबसे पहले एशिया में कौन सा बना? इंडिया के पास क्या नाम था? अप्सरा। अप्सरा वाज कमीशन एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1956। तो 1956 में अप्सरा को लाया गया एंड इट heralded द अराइवल्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। तो जब अप्सरा को 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में कमीशन किया गया था और इसने भारत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की थी। क्रूज रिसर्च रिएक्टर एट बार्क द सेकेंड ओल्डेस्ट रिएक्टर इन इंडिया, जो सीरस है, और जो बार्क में सीरस अनुसंधान रिएक्टर है, भारत का दूसरा सबसे पुराना रिएक्टर है, जो कि इंडियाज यूज नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल। और ये क्या करता है? ये इंडियाज यूजेस, और ये रिएक्टर जो है नेचुरल यूरेनियम फ्यूल, जो प्राकृतिक यूरेनियम का जो उपयोग करता है। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 9 to 10 किलोग्राम ऑफ वेपन ग्रेडेबल प्लूटोनियम एनुअली। इट वाज कमीशन इन 2010। तो यह लगभग हर साल 9 से 10 किलोग्राम वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम जो है उत्पादित करने में सक्षम है, और 2010 में इसको क्या कर दिया? निष्कर्ष कर दिया गया है, यानी इसको डिकमीशन कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक, पूर्णिमा। अब अगला रिएक्टर बना पूर्णिमा।
Purnima reactor is a series of critical assemblies built to study neutron behavior in nuclear fission and uses uranium 233. इसके अंदर यूरेनियम 233 यूज करा गया और इसको कब बनाया गया? 1970। पूर्णिमा रिएक्टर एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें मौलिक संगठन से बनाई गई है जो परमाणु विखंडन यानी न्यूट्रॉन व्यवहार का अध्ययन करती है। क्या करती है? न्यूट्रॉन व्यवहार का अध्ययन करती है और इसका उपयोग यूरेनियम 233 के रूप के ईंधन में भी किया जाता है। इसे 1970 में क्या करा गया था? कमीशन किया गया था। पूर्णिमा वन को कब कमीशन किया गया? 1972 में। ठीक। और इट इज ऑपरेटेड अंटिल 1974। तो अब इसको कब तक ऑपरेट करा गया? 1974 तक इसको जो है स्तंभ चलता रहा। जब इसको निष्कर्ष करा और रिनोवेट करके इसको पूर्णिमा 2 के नाम से बना दिया। जब इससे निष्कर्ष कर दिया गया और पूर्णिमा 2 के नवीनीकरण किया गया। ठीक है, तो इसी को हमने पूर्णिमा 2 में जो है क्या कर दिया? नवीकरण कर दिया गया, इसका नवीनीकरण कर दिया गया, नया बना दिया गया। This in turn was decommissioned and renovated to produce Purnima 3 in 1990। यानी अब दोबारा से पूर्णिमा 2 को 1990 में दोबारा से इसका नवीनीकरण करके पूर्णिमा 3 बना दिया गया, उत्पादित किया गया, जिसका उपयोग IGCR कलप्पंग द्वारा किया गया। विच मोकअप फॉर द 30 किलोवाट जो है इसका रिएक्टर बनाया गया और कम्युनी रिएक्टर एट IGCR कलप्पंग फील्ड यूज्ड फॉर दीज रिएक्टर्स प्लूटोनियम 238 यूरेनियम 233। तो जो पूर्णिमा 3 है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है? IGCR इंदिरा गांधी में। और 33 किलोवाट का जो है ये रिएक्टर है और इसमें यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233 का जो है ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? राइट, चलो चलिए आगे बढ़े। अब आता है आपका ध्रुवा रिएक्टर एट बार्क। अब ये जो ध्रुवा रिएक्टर है ये बार्क में है। बार्क में क्या है? ध्रुवा रिएक्टर। इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर, इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर है बार्क में। एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ वेपन्स ग्रेडेबल प्लूटोनियम फ्री फ्रॉम सेफगार्ड्स। तो ये क्या है? बार्क जो है बार्क में ध्रुव रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है और यह सुरक्षा बंधनों से मुक्त वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम का प्रमुख सूत्र है। इट वॉज डिजाइंड इंडिजीनियसली एज अ लार्जर वर्जन ऑफ सीरस रिएक्टर। तो ये खुद के द्वारा है ना, ये स्वदेशी रूप में जो है निर्मित किया गया और जो इसका डिजाइन है वो बनाया गया, स्वदेशी रूप में निर्मित किया गया और जो इसका सीरस का बड़ा आकार में। दिस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल एंड कमीशन कब करा गया? 1985 में। यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में करता है और इसे 1985 में कमीशन किया गया था और इसने 100 जो है मेगावाट की जो है बिजली का जो है मैक्सिमम आउटपुट दिया था। 100 मेगावाट की जो है इसका बिजली का आउटपुट हुआ। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर is in the development of stage by Park and has a unique design in the world. It will be thorium based mixed oxide fuel with a small feedstock of plutonium to generate power। जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है ये बार्क द्वारा विकसित चरण में है और इसका डिजाइन दुनिया में अद्वितीय है। इसमें थोरोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड ईंधन होगा जिसमें प्लूटोनियम की छोटी मात्र शक्ति उत्पन्न करने के लिए काम होगी। The unique research was for the development of indigenous equipment for the production of thorium dioxide powder having traces of uranium dioxide। यह अद्वितीय अनुसंधान स्वदेशी उपकरण के उत्पादन के लिए था जिसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड के निशानों के साथ थोरियम डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया जो कि क्या कर रहे हैं? पावर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर
The natural uranium fueled pressurized heavy water reactor produced electricity while generating plutonium 239 as a byproduct. यानी जो प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले जो रिएक्टर हैं वो प्लूटोनियम 239 को उत्पादक करते हैं, रूप में उत्पन्न करते हैं, उप उत्पादक के रूप में उत्पन्न करते हैं और उसके साथ साथ एनर्जी दे रहे हैं जिसको से हम बिजली बना रहे हैं. Pressurized heavy water reactor has most efficient reactor designed for India in terms of uranium utilization. PHWR भारत में यूरेनियम के उपभोग के संदर्भ में सबसे कुशल रिएक्टर डिजाइन है. जो नेचुरल यूरेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल मैट्रिक्स एंड हैवी वाटर, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट. तो इसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है और हैवी वाटर D2O ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड जो है कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है. The Indian nuclear power base contributing more power to national grid of the ऑर्डर ऑफ, देखो सबसे ज्यादा 4780 मेगावाट की पावर बनाता है. कितना? 4780 मेगावाट की पावर बनाता है, क्रम में बिजली देता है. मुख्य रूप से पहले चरण में से मिलती है जो कि कैगा. कहाँ पर है ये? कैगा, तारापुर, काकरपारा, कलापक्कम और नरोरा. ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपके यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर सोर्सेस हैं, कैगा, तारापुर, काकरपारा, कलापक्कम और नरोरा. ठीक, अगला आता है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल होता है मेड फ्रॉम प्लूटोनियम 239 रिकवर्ड बाय प्रोसेसिंग स्पेंट फ्यूल फ्रॉम द नेचुरल यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर. तो जो नेचुरल यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर से जो यूरेनियम 239 फ्यूल बन के निकल रहा था उससे बने मिश्रित ऑक्साइड के ईंधन का उपयोग करते हैं जिसे प्राकृतिक यूरेनियम आधारित परमाणु रिएक्टरों के खर्च के ईंधन के पुनः पंचकरण करके प्राप्त किया जाता है. राइट. और जो FBR है प्लूटोनियम 39 जो है इसमें क्या करता है? फ्यूजन होता है और प्रोड्यूस एनर्जी वाइल यूरेनियम 238 प्रेजेंट इन द मिक्स्ड ऑक्सीडाइज्ड फ्यूल ट्रांसमिट टू एडिशनल प्लूटोनियम 239. तो FBR प्लूटोनियम 239 में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन का सामना करता है जबकि मिश्रित ऑक्सीडाइज ईंधन में मौजूद यूरेनियम 238 अतिरिक्त प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित होता है. The design of India's first fast free breed reactor called prototype first, जो पहला जो डिजाइन था इसको बोला गया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च में बनाया गया. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी कमीशन में, एंड हैज बीन गिवन, और इसको जो है जिम्मेदारी दी गई कि ये क्या करेगी? फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो है बनाएगी और 2500 मेगावाट तक का बिजली उत्पन्न करेगी. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो DAE के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत भारत को फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है जिसका लक्ष्य है कि 2500 मेगावाट की बिजली उत्पादन करना है. अगला आता है थोरियम बेस्ड रिएक्टर का. कौन सा है? कामिनी. एडवांस न्यूक्लियर पावर सिस्टम शुड आइडियली इन्वॉल्व सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज ऑफ थोरियम. तो इसके अंदर थोरियम, यूरेनियम 233 फ्यूल्ड रिएक्टर्स कॉल्ड थोरियम बेस्ड रिएक्टर. एक उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली का आदर्श रूप से थोरियम 32, थोरियम 233 ईंधन वाले रिएक्टरों का एक स्वनिर्वाहिक श्रृंखला के रूप में शामिल होना चाहिए. This is thus a thermal breeder reactor which in principle can be refueled after its initial full of charge using only natural occurring thorium as India is very rich in thorium reserve. यह एक थर्मल ब्रीडर रिएक्टर है जो सिद्धांततः अपने प्रारंभिक ईंधन
चार्ज के बाद केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली थोरियम का उपयोग करके पुनः ईंधन भर सकता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार है। अगर हम ज़्यादा अच्छे रिएक्टर्स बना पाए थोरियम को लेकर तो हम यूरेनियम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यूरेनियम की बजाय हम थोरियम का इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छे रिएक्टर बना सकते हैं और अपनी जो बिजली है उसको खुद उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन थोरियम रिजर्व। तो ये माना जाता है कि भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम है। और कामिनी रिसर्च रिएक्टर इज द ओनली, और कामिनी ऐसा जो है रिसर्च रिएक्टर है दुनिया में जो थ्रोनियम यूरेनियम 233 को यूज करके और क्या कर रहा है, थ्रोरियम पे काम करता है। यानी अनुमान लगाया जाता है कि भारत में विश्व में सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। कामिनी अनुसंधान रिएक्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 का उपयोग करता है, जिसे थोरियम का एक अन्य अनुसंधान रिएक्टर के विकिरण के कारक बनाया जाता है। थोरियम इज द गेटवे ऑफ इम्प्रूविंग इंडिया इकोनॉमी एंड पावर सेक्टर। तो थोरियम को क्या बोला जाता है, यह भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने का द्वार है। मान लो हम थोरियम रिएक्टर को अच्छा बना पाए। अगर हम थोरियम रिएक्टर को अच्छा बना पाए तो उससे क्या होगा कि अ, हम रिएक्टर भी दे पाएंगे, दूसरे देश को बनाएंगे और उसको हम थोरियम भी देंगे, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था भी होगी और हमारी जो ऊर्जा की जो ज़रूरत है, डिमांड है, वो भी पूरी होगी। तो इंडिया बिकम द सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। अब इंडिया जो है छठा न्यूक्लियर पावर बना जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और उनको सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो हमने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। सबसे पहले जो टेस्ट हुआ वो था पोखरम 1, 18 मई 1974 में। याद रखिएगा, सबसे पहला टेस्ट 18 मई 1974 में। एंड पोखरम 2 11 एंड 13 मई 1998। और पोखरम में ही दोबारा हुआ 11 से 13 मई 1998 पोखरम राजस्थान में। ठीक, तो हमने 2 बार जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्टराइन। देखो भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है। देखो अगर हम बात करें हमला की तो नो फर्स्ट यूज। अगर किसी के साथ लड़ाई होती है तो भारत का सिद्धांत कहता है कि हम पहले कभी भी परमाणु हमला नहीं करेंगे। The basic principle of India's nuclear doctrine is to protect the Indian state against the weapons of mass destruction. भारत के परमाणु सिद्धांत का एक मूल सिद्धांत यह है कि वह भारतीय राज्य की सुरक्षा करके विनाशकारी हथियारों के खतरे से जो अन्य देशों द्वारा उठाए गए हैं। India's nuclear doctrine has included chemical, biological and radiological attacks in the same category. तो भारत के परमाणु सिद्धांत में रासायनिक, जैविक और विकिरण हमलों में भी शामिल किए गए हैं। India has formulated no first use policy in regarding to using the nuclear deterrents against world's mass destructions. This was adopted in 2003 as the decision of India government of India at the highest level. तो भारत में WMDS के खिलाफ परमाणु निरोधकों का उपयोग करने के लिए संबंध में पहले उपयोग नहीं, यानी हम पहला उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम किसी के साथ भी किसी भी प्रकार के युद्ध या द्वंद्व में फंसते हैं तो हम कभी सामने से जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या, न्यूक्लियर। अगर कोई हमारे ऊपर चलाता है तब हम बदले में उसको न्यूक्लियर पर बम से जो है जवाब देंगे। ठीक, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर बम जो है मानवता के लिए या मानव इस संसार के लिए बहुत खतरनाक है। आप किसी भी न्यूक्लियर बम इतना ताकत रखता है कि वो पूरे के पूरे शहर को उड़ा सकता है। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम फेंके, लगभग 80 से 90 लाख लोगों की जान गई। उसके बाद के भी काफ़ी पीढ़ी तक जो है बच्चों का जो जीवन है वो खराब रहा। तो अनुमान लगाया जाता है कि 1 करोड़ तक लोगों की जो है जान जा चुकी है उस 2 हमले की वजह से। तो देख रहे हैं न्यूक्लियर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। सो अब उसके बाद एनपीटी क्या, द नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीटी, जो कब आई, 1970 में आई और लगभग 190 जो देश हैं वो अब तक शामिल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट टाइम वेस्ट, जैसे कि कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना।
ये भी। द ट्रीटी कॉल्स फॉर क्लियर बैलेंस अमंग नॉन proliferation disarmament and the right to peaceful use of nuclear technology। तो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी 1970 में प्रभावी हुई। अब तक कुल 190 देश इस संधि को ज्वाइन किया है, जिसमें उस समय के 5 परमाणु हथियार राष्ट्र शामिल है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस और चीन। इस संधि के आहन गैर प्रसार, निस्त्रीकरण और परमाणु प्रौद्योगिकी की शांति पूर्ण उपयोग के अधिकार के बीच स्पष्ट तुलना संतुलन के लिए करता है। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल हु हैव built nuclear arsenal in the last few decades does not sign the treaty so far। अब क्या था, एक रखा गया कि 1970 तक जिन्होंने हथियार बना लिए न्यूक्लियर, तो वही रख सकते हैं। उसके बाद जो है इस ट्रीटी पे जो साइन करेंगे वो लोग न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए इंडिया ने साइन नहीं करा, क्योंकि इंडिया ने उसके बाद जो है टेस्ट करे। तो एनपीटी के हम सदस्य नहीं है। अब आता है सीटीबीटी एंड इंडिया। इंडिया का क्या स्टैंड है? Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty is a multinational treaty by which states agree to ban all nuclear explosion. It was adopted by United Nations General Assembly in 10 September 1996. However, it has not come into force due to non-ratification by 8 specific states, including China, Egypt, Indonesia, Iran, Israel, and US. India, Pakistan, and North Korea have not signed the treaty. India had refused to sign the CTBT because it does not adequately answer India's two basic concerns: freedom to use of nuclear energy for peaceful purposes and India's national security concern। तो सीटीबीटी पे हमने साइन नहीं किया, उसके पीछे का रीजन देख लीजिए। समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय संधि है, जिसमें राज्य के सभी परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंध करने के लिए समझौता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 को अपनाई गई थी, और हालांकि यह चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल और अमेरिका सहित 8 विशिष्ट राज्यों द्वारा अपनाए जाने के कारण में प्रभाव नहीं हुई है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, क्योंकि यह भारत के दो मूल चिंताओं अर्थात शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग और स्वतंत्र करने की स्वतंत्रता और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के पर्याप्त रूप से उत्तर नहीं देता है। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल खत्म होता है इंडिया का एनर्जी न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक को लेकर बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, पढ़िए।